नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज से हम अपने चैनल में प्रतिदिन अंक गणित की एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से अंक गणित को पढ़ेंगे। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी है 3, 4, 5 या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है, और खास करके जो बच्चे हमारे सीटेट, जो भी बंधु, जो भी साथी, जो भी भाई लोग सीटेट और टेट जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और हाल ही में जो हमारे एग्जाम चल रहे आने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो थोड़ा समय आपको अच्छे लेवल तक जाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल शुरू से जब कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसको अंत तक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम इसमें सबसे पहले जो हमारा अंक गणित में सबसे पहला टॉपिक आता है, संख्या पद्धति आता है। तो इस संख्या पद्धति के टॉपिक को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति हमारी क्या होती है, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। तो संख्या पद्धति हमारा संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो किसी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कई पद्धतियां होती हैं, जिसमें हम मुख्यतः जो पहली पद्धति पढ़ते हैं वो हमारी होती है दार्शनिक पद्धति। कौन सी पद्धति होती है? दार्शनिक पद्धति। अब दूसरी पद्धति अगर बात कहें तो हमारा होता है, अगर हम पद्धति की बात करें तो डेसिमल सिस्टम सबसे पहली पद्धति होती है। दूसरी पद्धति हमारी होती है द्विआधारीय पद्धति, फिर हेक्साडेसिमल पद्धति, मतलब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ये सारी पद्धतियां होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमें पढ़ना होता है, जो आज की अंक गणित में जिसका प्रयोग है वो है दार्शनिक पद्धति का। हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे। तो दार्शनिक पद्धति में क्या होता है, इसमें हमारे किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुछ संकेत बनाए गए हैं। वो संकेत कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए ये हमारे संकेत बनाए गए हैं, जिनको कहा गया है क्या? अंक। जिनको कहा गया है क्या? अंक। इंग्लिश में बोले तो इसको कह सकते हैं हम डिजिट। मतलब हम सबसे पहले दार्शनिक पद्धति को पढ़ेंगे, और दार्शनिक पद्धति में किसी संख्या को हम 10 प्रतीकों द्वारा लिख सकते हैं। वो प्रतीक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको हम क्या कहते हैं? अंक। कोई भी संख्या लिखी जाएगी वो इन्हीं संख्याओं की मदद से लिखी जाएगी। अर्थात जैसे हम कोई संख्या लिखें, जैसे हम लिख देते हैं ये एक संख्या, तो देखिए आप बता सकते हैं इसमें अंकों का ही प्रयोग किया गया है। जैसे एक हमारा ये अंक प्रयोग किया गया, एक हमारा 3 प्रयोग किया गया, 2 प्रयोग किया गया, 4 प्रयोग किया गया, 2 प्रयोग किया गया, 2 का 2 बार प्रयोग किया गया। तो कुल मिला के इन डिजिट्स की मदद से ही सारे नंबर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नंबर बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों की सहायता से संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? अंकों की सहायता से संख्याएं बनती हैं। अब किसी संख्या में अंक के मान दो तरीके से हो सकते हैं। किसी संख्या में अंकों के दो मान हो सकते हैं। दो मान हो सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मान हो सकते हैं? एक हमारा हो सकता है अंकीय मान, और एक हमारा हो सकता है इसी को कह देते हैं, ये दूसरा कुछ नहीं है,
अंकीय मान को ही कह सकते हैं हम जातीय मान। क्या कह सकते हैं? जातीय मान। और इसी को हम कह सकते हैं शुद्ध मान। शुद्ध मान। तो चाहे हम अंकीय मान कहें, चाहे हम जातीय मान कहें, चाहे हम शुद्ध मान कहें, चाहे हम अंकित मान कहें, चाहे हम क्या कहें? अंकित मान कहें, चाहे हम अंकित मान कहें, ये सारे के सारे एक ही चीज है। ये सारी क्या है? एक ही चीज है। तो मतलब किसी संख्या के अंकों के दो मान हो सकते हैं। एक हमारा अंकीय मान हो सकता है और दूसरा हमारा हो सकता है स्थानीय मान हो सकता है। क्या हो सकता है? स्थानीय मान, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अगर इसको बोलेंगे तो हम कह सकते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो अगर देखो हम स्थानीय मान होंगे, अंकीय मान होंगे, तो अंकीय मान और स्थानीय मान हमारे कौन कौन से होंगे? जैसे हम किसी संख्या, कोई संख्या लिख लेते हैं। अगर इसमें हम कह दें, अगर हम इसमें कह दें कि 6 के अंकीय मान, 6 का अंकीय मान, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान वही अंक होता है। तो 6 का अंकीय मान हमारा क्या हो जाएगा? 6 का अंकीय मान हमारा 6 ही हो जाएगा। अगर हम कहें स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के हिसाब से हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या हो जाएगा? 1000 में पहुंच गए तो इस संख्या, इस अंक में जहां तक पहुंच गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 तक पहुंच गए तो 1000 का क्या कर दोगे? मल्टीपल कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा 6000। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे हम कह दें कोई भी सवाल हो, तो हमने आपको बताया कि किसी संख्या में अंक के दो मान हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है फेस वैल्यू, और एक हमारा हो सकता है प्लेस वैल्यू। एक हमारा हो सकता है फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब हम कह सकते हैं क्या? अंकीय मान या शुद्ध मान या जातीय मान, और प्लेस वैल्यू हमारा स्थानीय मान। तो हमने इस चीज को थोड़ा रिपीट कर दिया, कभी कंफ्यूज मत होना। तो जैसे हम कोई नंबर ले लें, अब यहां पे कह दें कि हमारा अंक है 8, तो इसमें हमारा अंकीय मान इसका कितना होगा? तो 8 का हमारा अंकीय मान होगा, 8 का हमारा अंकीय मान तो वही होगा, वही जो जिस अंक का अंकीय मान निकालना हो वही हमारा अंक आ जाता है। 8 का अंकीय मान 8। लेकिन अगर 8 का हम स्थानीय मान कहें, अगर हम क्या कहें? स्थानीय मान, तो हमारा 8 का जो स्थानीय मान होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यहां तक पहुंचे तो कहा कितना हो गया? 10,000। तो 8 में आप 10,000 का क्या कर दें? मल्टीपल कर दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस संख्या तक पहुंचना है, इस संख्या तक पहुंचना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 80,000। या फिर इस संख्या को ले लें, एक तरीका ये है, इस संख्या को ले लें और जितने इसके बाद हमारे डिजिट हो उतने जीरो रख दें। तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है, इस पे हमने 4 जीरो रख दिया, तो यही तो हमें प्राप्त हो गया। ये है हमारा स्थानीय मान। चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। इससे आधारित हम आपको एक सवाल बता देते हैं। जैसे हमारा सवाल है, संख्या हमारी ये है, संख्या में दो की कीमत भेद। कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कीमत भेद, कीमत में भेद बताइए, कीमत में भेद बताइए। अगर सवाल इस तरीके का आ जाए तो संख्या 24, 23, 821 में 2 की कीमत में भेद बताइए।
तो आप बताएं, तो हमें मतलब जितने 2 हैं सभी के पहले स्थानीय मान निकालना होगा। इस 2 का स्थानीय मान 20, क्योंकि इस 2 के बाद केवल एक अंक है तो एक जीरो रख दिया। इस 2 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो है, हमने 2 के बाद 4 जीरो रख दिए। इस अंक का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 2 के बाद 6 जीरो रख दिए 6। तो अब इसमें क्या कर देंगे, अब हम इन सभी को क्या कर देंगे, अब कह रहा है कीमत में भेद, मतलब इन सब का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। इन सब का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो इन सब का जब आप अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से, हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कभी भी अगर ये कहा जाए कि संख्या में 2 की कीमत भेद, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से ज्ञात कर देना। इस सवाल का मतलब ये होता है। आगे हम देखेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारी किसी संख्या में किसी अंक के 2 मान हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है और संख्याओं का वर्गीकरण कितनी तरीके से कर सकते हो। देखो, संख्याओं का वर्गीकरण मुख्यतः क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्याओं का वर्गीकरण आप सबसे पहले इसमें देखेंगे सम्मिश्र संख्या को। किसको देखेंगे, सम्मिश्र संख्या को। और सम्मिश्र संख्या को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्याओं में ही हमारे आ जाते हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं में ही आती हैं वास्तविक संख्याएं, जिन्हें आप कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर। और इसी में आ जाती हैं तुम्हारी काल्पनिक संख्याएं। क्या आ जाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं जो हमारी होंगी इनको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्याओं में आपसे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत से बहुत ये पूछा जाएगा कि आई, ये आई हमारा इमेजिनरी नंबर के हिसाब से इसको ले लिया गया। इसका पूरा नाम होता है आयोटा, और इस आई का जो मान होता है वो होता है माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1। तो यदि हमारा आई स्क्वायर का यदि यहां से मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, -1। केवल और केवल आपको इसमें इतना याद रखने लायक होता है, केवल और केवल इतना याद रखने लायक होता है। अब आगे देखेंगे वास्तविक संख्या। क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में ही पूरी अंकगणित है। तो वास्तविक संख्याएं हमारी जो भी कुल मिला के काल्पनिक संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वे हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से -3 -2 माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जो भी जैसी भी संख्याएं वे सारी कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसके बीच में हमारी 2 तरीकों की संख्याएं आ सकती हैं। कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, एक तो हमारी आ सकती हैं परिमेय संख्याएं, एक तो हमारी संख्याएं आ सकती हैं परिमेय संख्याएं, और एक हमारी आ सकती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या आ सकती हैं, अपरिमेय संख्या। अर्थात अगर कोई ये पूछे, कोई कह दे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं
सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे परिमेय संख्याएं हो चाहे अपरिमेय संख्याएं हो, सभी की सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको बता दें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर परिमेय संख्याओं की हम बात करें इंग्लिश में तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हमारा परिमेय संख्याएं और ये हमारी अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होंगी जिन्हें हम P अपान Q के रूप का लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ P और Q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। P और Q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं, बट शर्त हमारी ये है कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग एक चीज समझ गए कि P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक। आगे हम बात करेंगे पूर्णांक की। तो इसमें आपकी इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है परिमेय संख्याओं में? परिमेय संख्याओं में चाहे आपकी कोई धन संख्या आ जाए, चाहे कोई आपकी ऋण संख्या आ जाए, चाहे कोई आपका शून्य आ जाए, चाहे सम संख्या आ जाए, चाहे विषम संख्या आ जाए, चाहे अभाज्य संख्या आ जाए, चाहे भाज्य संख्या आ जाए, चाहे आपका क्रमागत संख्या आ जाए, कोई भी संख्या होगी वो सारी हमारी परिमेय संख्याओं में सम्मिलित हो सकती है। सारी जितनी हमने बोल दी, अब जो P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं और इस शर्त को सेटिस्फाई करते हैं। अब परिमेय संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो सीमित दशमलव संख्याएं होती हैं, इधर हम लिख देते हैं सीमित दशमलव संख्याएं, सीमित दशमलव संख्याएं, सीमित दशमलव संख्याएं। अब सीमित दशमलव का मतलब ये ना समझ लेना कि उसमें दशमलव सीमित होंगे, 2 4 5 6 दशमलव लगे होंगे, नहीं, दशमलव एक लगा होगा, बट उसके बाद की संख्याएं सीमित होंगी। जैसे हम लिखते हैं 1.27662, तो इसके बाद देखो दशमलव के बाद की संख्या क्या है? सीमित है। जैसे हम लिख दें तो आप इस संख्या को अगर P अपान Q के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस दशमलव के स्थान पर 1 और बाकी हमारा कितना 0 0। तो आपने इसको P अपान Q के रूप में लिख दिया, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो ये हमारी सीमित दशमलव संख्या हो जाएंगी। और यदि हम जैसे कह दें 1/2, जैसे हम कह दें 1/2, तो आप इसको हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये भी हमारी सीमित दशमलव संख्या है। 1/8 कह देंगे तो इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 0.125, तो ये भी हमारा सीमित दशमलव संख्या है। अब एक हमारा इसमें और एक टॉपिक आ सकता है, एक चीज इसमें, अब जरूरी नहीं है कि सीमित दशमलव संख्या हो, हमारी आवर्त दशमलव संख्याएं भी आ सकती है। आवर्त दशमलव संख्या, आवर्त दशमलव संख्याएं, आवर्त दशमलव संख्याओं का मतलब ये है कि दशमलव के बाद अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब इस तरीके की संख्याएं, इस तरीके की संख्याएं, इस तरीके की भी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज का डिस्कशन हम अगली वीडियो पर करेंगे। इसमें हम देखेंगे तो परिमेय संख्याओं में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और जहां पर P हमारा Q हमारा क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q हमारा क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q हमारा क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन शर्त यहां भी हमारी क्या है? Q बराबर नहीं होना चाहिए, क्या?
जीरो के, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। तो कुल मिला के वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में ना लिख सके उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब वे संख्याएं कौन सी होंगी, तो जैसे हम कहते हैं √3, जैसे हम कहते हैं √2, जैसे हम कहते हैं पाई, जैसे हम कहते हैं पाई, तो √3 का जो मान होता है वो 1.732, ये तो हमारा लगभग में इसको रख लिया जाता है, लेकिन इसके बाद के क्या क्या अंक हैं आपको ज्ञात करते रहोगे, आपको मिलते चले जाएंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे √2 है तो इसका मान होता है 1.414, 1.414। अब इसके बाद ये तो हमारी इतनी जो वैल्यू है वो तो लगभग में रख दी गई, अब इसके बाद के अंक आप ज्ञात करते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। कुल मिला के इसमें क्या होंगे, दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी, एक तो हमारी उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई होगी और उनका अंत भी नहीं होगा, उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और उनका अंत भी नहीं होगा। जैसे पाई के मान की बात करें तो पाई का मान होता है 3.14, इतना हम लगभग में ले लेते हैं, एक दो अंक और याद करें तो 159 हो जाता है। फिर इसके बाद की क्या क्या संख्याएं हैं इसका कभी अंत नहीं होता है। तो कुल मिला के ऐसी भी संख्याएं जिनका दशमलव के बाद अंत ना हो और ना वो पुनरावृत्ति हुई हो, ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो, ना तो दशमलव के बाद अंकों का अंत हुआ हो, उन्हीं संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी अपान क्यू के रूप में और नहीं लिख सकते। और जिनको हम पी अपान क्यू के रूप का नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमने बताया, वास्तविक संख्याओं में तुम्हारे अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं और परिमेय संख्याएं भी आती हैं। अब परिमेय संख्याओं में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, तो परिमेय संख्याओं में हमने आपको दो चीजें तो बता दी, एक तो हमारा कौन सा, एक तो हमने बता दिया दो टाइप की दशमलव संख्याएं हमने बताई, एक तो हमारा सीमित दशमलव संख्याएं बताई और दूसरा हमने बताया आवर्त दशमलव संख्याएं बताई। और एक हमारी जैसे हम कह दें पूर्णांक, क्या कह दें पूर्णांक, क्या कह दें पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, क्या कह दें इंटीजर्स। तो ये भी क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे होते हैं -∞ से लेकर के -3 -2 -1 और ये 0 1 2 3 ... अनंत तक, यहां तक के जो ये मान होंगे जो हमारे जिनमें दशमलव नहीं लगा होगा कहीं पर। अब दशमलव तो हर नंबर के बाद वैसे लग जाता है, लेकिन जिनमें सामान्यतः हमारा दशमलव नहीं लगा होगा तो वे सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। पूर्णांक का मतलब पूरा मतलब इससे अंक से समझ सकते हो, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। 12 15 16 कहीं पॉइंट वाला काम नहीं आना चाहिए, या कहीं पर जैसे हमारा 3/4 ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो और ये जो संख्याएं होंगी -1 से लेकर के -∞ तक, इनको हम क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। +1 से लेकर के +∞ तक क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। अब इस शून्य, इसको क्या कहेंगे, इसको हम शून्य कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। तो ये जो धन पूर्णांक हैं इनको आप क्या कह सकते हैं, जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब अगर हमसे पूछा जाए नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 से लगा के 2 3 4 तो ... कहां तक, अनंत तक हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अब अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या, इसी
नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल कर लिया जाए, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो हमारा जो ये निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगा, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो बोल सकते हैं होल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, अभी आपका जो सामान्य टाइप की चीजें हैं वही नहीं खत्म हो पा रही हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो और सारे इंटीजर हो गए। ये सारा का सारा जो मटेरियल होता है, ये सारा का सारा मटेरियल आपका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी आ सकता है। ये सारा का सारा मटेरियल आपका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ बहुत ऐसी भी चीजें पता लगी होंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास डेली की डेली कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी समस्या हो कमेंट करें। आज की क्लास के लिए इतना ही।